गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। जैसे हमें पता है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करते। कहने का अर्थ है अगर इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान नहीं की जाए तो वह इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर सदैव अनंत काल तक परिक्रमण करता रहेगा और परिक्रमण करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन को या परमाणु को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है। इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का यह संक्रमण बहुत कम समय के लिए होता है और वह इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वह पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है और इसी स्थिति को हम इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन जब अपनी मूल कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है और परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है और यह इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अत्यंत कम समय के लिए होता है और इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है, संक्रमण के समय वह जिस तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करता है उसकी श्रेणी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब है इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य, अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्योंकि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है, इसलिए अलग अलग तरंग दैर्घ्य की विभिन्न ऊर्जा श्रेणियां प्राप्त होती हैं और इसी समूह को, ऊर्जा श्रेणियों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आप यहां ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम का मतलब है सरल शब्दों में अपनी मूल कक्षा में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन जब संक्रमित होकर के ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश करता है, पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाता है। इस प्रकार से जो विभिन्न ऊर्जा श्रेणियां प्राप्त होगी उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होगा। पहला नंबर अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम का मतलब ये है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था होती है। मूल अवस्था का मतलब जिस कक्षा में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता है उसे हम परमाणु की मूल अवस्था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके जब उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है तो इससे प्राप्त विभिन्न ऊर्जा श्रेणियों को
हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरी स्थिति है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यहां पर आप देखेंगे दूसरी स्थिति है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा या मूल अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश किया, उसके लिए जिस ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य चाहिए वो तो अवशोषण स्पेक्ट्रम है। और उच्चतर कक्षा अथवा तीसरी कक्षा में संक्रमित इलेक्ट्रॉन जो पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में प्रवेश करता है, इससे प्राप्त ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पहला अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कहने का अर्थ है उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपनी मूल कक्षा में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य को या विभिन्न ऊर्जा की श्रेणियों को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अर्थात जब मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है तो इससे प्राप्त विभिन्न ऊर्जा श्रेणियों को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। और उच्चतर कक्षा में संक्रमित इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपने मूल कक्षा में प्रवेश करता है तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हमें पता है कि जो अवशोषण अथवा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से प्राप्त ऊर्जा है वह संक्रमित कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में था या इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था प्रथम ऊर्जा स्तर है तो प्रथम ऊर्जा स्तर का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हुआ, तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा E बराबर E3 माइनस E1 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस का प्लस 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आ जाएगा डेल्टा E बराबर यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हमें पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के पाठ के आधार पर E बराबर hc अपॉन लेमडा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए हम 1.6 गुना 10 की पावर -19 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर hc अपॉन 10.2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। h का मान 6.67 गुना 10 की पावर -34। c का मान 3 गुना 10 की पावर 8 अपॉन 10.2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। अब आप यहाँ देखेंगे 10 की पावर -34 है, 10 की पावर +8 है, यहाँ 10 की पावर -26 बचेगा। 10 की पावर -19 ऊपर गया 10 की पावर +19 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 6.67 को 3 में गुना करेंगे 20.01। अब यहाँ पर 1.6 को 10.2 में गुना करेंगे, 16 को 2 में गुना करेंगे तो 32। अब यहाँ पर आ गया 16 पॉइंट के बाद 2। अब यहाँ पर 10 की पावर -26 गुना 10 की पावर 19। तो इस प्रकार से 2001 बटे 1632 गुना 10 की पावर -7 गुना 10 की पावर -7। यहाँ 16 से 32 2001 में 16 से 32 का भाग देंगे, 1632 एकम 1632 आ गए। 1632 में यहाँ पर 2000 में 1632 घटाएंगे तो 368 आएगा। 368 मतलब 3680 दो बार गया। 1.2 गुना 10 की पावर -7, यहाँ पर हम एक जीरो और लगाए तो
120 गुना 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -2 या 120 गुना 10 की पावर -9 मीटर या 120 नैनोमीटर। कहने का अर्थ है जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था या प्रथम ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य 120 नैनोमीटर प्राप्त होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अलग अलग कक्षाओं में हो सकता है, उस स्थिति में स्पेक्ट्रम भी अलग अलग प्राप्त होंगे या ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग प्राप्त होगी और इन्हीं ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के समूह को या ऊर्जा श्रेणियों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो स्पेक्ट्रम किसी परमाणु से प्राप्त होता है, कभी यह स्वतः नहीं होता है या सदैव बाह्य ऊर्जा के कारण होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है ये कभी स्वतः नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉन सदैव बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को, और बाह्य ऊर्जा को अवशोषित करके वह अपनी उच्चतर कक्षाओं में संक्रमित होता है। धन्यवाद।